चीन से तनाव के बीच रूस के साथ बड़ी डिफेंस डील, 12 सुखोई और 21 मिग-29 विमान खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी, मिग-29 लड़ाकू विमानों को किया जाएगा अपग्रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, 2036 तक राष्ट्रपति बनने की दी बधाई, दोस्ती को किया याद। रूस ने कहा दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा टला, रक्षा मंत्री को सेना प्रमुख के साथ एलएसी पर हालात का जायजा लेने जाना था। नई तारीख का जल्द ऐलान होगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में मामा पर भारी पड़े महाराज। कैबिनेट में शामिल हुए 28 मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 12 मंत्री शामिल। शिवराज ने तुरंत काम में जुटने के दिए निर्देश। और निजीकरण की ओर बढ़ी भारतीय रेलवे, 151 आधुनिक ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से मांगा आवेदन। राहुल गांधी बोले गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही है सरकार, जनता देगी जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज सबसे बड़ी खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन और मोदी को अपनी पुरानी दोस्ती याद आई है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा फिलहाल टल गया है, इसके क्या इशारे निकालने चाहिए। शुक्रवार को और राजनाथ को लद्दाख जाना था। चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री जवानों का हौसला बढ़ाने लेह जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा टल गई है। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री रक्षा तैयारियों का जायजा भी लेते। खबरों के मुताबिक जल्द ही दौरे की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस बीच रक्षा मंत्री के इस दौरे के स्थगित होने को लेकर कई कयास लगने लगे हैं। इससे पहले चीन को तनाव देने वाली खबर भी आ गई। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके तहत भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और मिग-29 विमान खरीदेगा। साथ ही अन्य हथियारों की भी खरीद की जाएगी। तो ये तमाम खबरें आज होंगी देश की बात में। और इस बीच एक और बड़ी घटनाक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध पुराने और ऐतिहासिक हैं, इन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मित्रता के इस मजबूत धागे के और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि इस मित्रता के पीछे रूस का लक्ष्य क्या है और भारत क्या चाहता है रूस से। गौरतलब है कि संविधान संशोधन के बाद अब पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 तक तो मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री रहूंगा, उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत है। पुतिन उससे भी कहीं आगे बढ़ चुके हैं। तो पुतिन और मोदी की इस दोस्ती पर एक खास रिपोर्ट आपके सामने होगी। और उधर सैन्य और आर्थिक मोर्चे के अलावा अब चीन को घेरने के लिए भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान और नेपाल के बहाने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। इस कोशिश को भारत नकारते हुए कैसे चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है और कैसे चीन घिर गया है, ये हम आपके सामने रखेंगे आज देश की बात में। गौरतलब है कि चीन के माइंड गेम का भारत पर कोई असर कैसे नहीं हुआ, उल्टा चीन को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर कैसे नुकसान उठाना पड़ा, ये आपके सामने होगा। गौरतलब है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कानून को लेकर भारत ने पहली बार चीन की दुखती रग को छेड़ा है। क्या है ये दुखती रग और क्यों हांगकांग के लिए इतना ज्यादा व्याकुल रहता है चीन, हम आपको बताएंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बिना चीन का नाम लिए भारत ने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में भी एक खास चर्चा होगी आज देश की बात में। और इसके साथ साथ सीमा पर जो तनाव है उसके मद्देनजर क्या स्थिति देश के अंदर बन रही है और सामरिक तौर पर भारत कैसे तमाम पड़ोसी देशों को जवाब देने की कोशिश में है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। और इस बीच देश के अंदर की सियासत पर हमारी नज़र रहेगी। मध्य प्रदेश लिए चलेंगे आपको, जहां भले ही शिवराज सिंह चौहान जो कि मामा के रूप में लोकप्रिय हैं अपने राज्य में,
मुख्यमंत्री तो हैं वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो ताकत है वो सिंधिया के हाथ में आ चुकी है। सिंधिया का पक्ष मजबूत हो गया है। आज जिन 28 मंत्रियों ने कैबिनेट विस्तार के दौरान शपथ ली है, उनमें से ज़्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। यानी महाराज ने मामा को पस्त कैसे किया है, ये खास रिपोर्ट। और इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे तमाम अन्य राज्यों में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। संक्रमण का आंकड़ा फिलहाल 6 लाख के ऊपर हो गया है। केवल दिल्ली में ही ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, और ये कहा जा रहा है कि जुलाई होते होते लगभग 6 लाख की संख्या तो केवल दिल्ली में हो जाएगी। इन तमाम दुखती हुई खबरों के ऐसी खबरें जो कि आपको बहुत सुखद तो नहीं लग रही हैं, कुछ उम्मीदें भी हैं, उन उम्मीदों को भी टटोलने की आज कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की जो शुरुआत की गई है, उसके तहत सीएम केजरीवाल ने किस तरह की सुविधाओं को देने का मन बना लिया है और कैसी घोषणाएं की हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, और उनकी अपील क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है। इस बदलाव पर एक ख़ास नज़र हमारे एक ख़ास रिपोर्ट के जरिए होगी, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि आज दिन भर अदालतों में क्या हुआ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ख़ास जानकारी दी है, और ये जानकारी उन लोगों के लिए दी गई है जो विदेशी हैं और अपने अपने देश लौट जाना चाहते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने ये पूरी जानकारी दी है, हम आपके सामने ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को जानते हुए एक ऐसे सितारे के साथ अपने सफ़र को, इस देश की बात के सफ़र को ख़त्म करेंगे, उसकी यादों के साथ जो हमारे और आपके दिलों में बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को, और सीधे आपको उस सफ़र की बात करते हैं जिस पर राजनाथ सिंह जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? रक्षा मंत्री राजनाथ का लद्दाख दौरा फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है। रक्षा मंत्री शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल नरवणे के साथ लद्दाख जाने वाले थे। राजनाथ सिंह को लद्दाख में चीनी सेना के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना था, लेकिन अब उनके कार्यक्रम को दोबारा तैयार किया जा रहा है। 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद ये रक्षा मंत्री का पहला लद्दाख दौरा होता। राजनाथ सिंह के दौरे के पीछे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना एक खास वजह तो थी ही, इसके अलावा चीन को एक संदेश भी देना था। चीन सीमा पर अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लिu लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से 12 घंटों की बातचीत की, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है। हालांकि चीन सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है और चरणबद्ध तरीके से दोनों देशों की सेनाएं अब वापस लौटेंगी। हालांकि इस बारे में भारत की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, और इस बार भारत भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। लेकिन एक अच्छी खबर आई है कि भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर से उस गहराई की ओर बढ़ी है जिसके लिए वो जानी जाती है। भारत और रूस की दोस्ती पर मुहर लगाने वाली ये एक बड़ी खबर आपके सामने रख रही हूँ। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय सेना को नए फाइटर जेट विमान और मिसाइलें मिलेंगी। फाइटर जेट विमानों का सौदा रूस के साथ हुआ है। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसमें 12 सुखोई, 30 MKI विमान और 21 MiG-29 फाइटर जेट शामिल हैं। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने 248 एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल की खरीद की भी इजाज़त दे दी है। ये भारतीय एयरफोर्स और नेवी दोनों के काम आ सकेंगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। ये पूरा सौदा करीब 38,900 करोड़ रुपए का है। उधर रूस में संविधान संशोधन के लिए कराया गया जनमत संग्रह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है।
पुतिन अब 2036 तक बिना किसी अवरोध के राष्ट्रपति बने रह सकेंगे। मतदान में जनता ने संविधान संशोधन को मंजूरी दी। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने फोन करके राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी और दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने वाले तमाम रास्तों पर बल दिया। रूसी राष्ट्रपति ने भी धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत और रूस के सामरिक संबंध और भी नई ऊंचाइयों पर होंगे। चीन से चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की ये बातचीत अपने आप में बड़े मायने रखती है। रूस के साथ चीन के संबंध पिछले कुछ समय से खराब चल रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ उसकी मैत्री की ये कस्में वाकई चीन को डराएंगी। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी। संविधान में हुए संशोधन के बाद अब पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकेंगे। रूस में पिछले दिनों इसके लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर भी रूस को बधाई दी। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। चीन के गतिरोध के बीच पुतिन का ये बयान हर मायने में काफी अहम है। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। पुतिन ने इस बात को दोहराया कि सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार रणनीति साझेदारी को निभाने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। चीन से गतिरोध के बीच रूस से भारत को जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट भी खरीद रहा है। भारत ने T-90 टैंक के महत्वपूर्ण कलपुर्जों को लेकर भी रूस से बात की है। रूस में हुई वोटिंग व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई। पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे। वहां की जनता ने इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस वोटिंग में जनता ने संशोधन की मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और इस बीच हम आपको बता दें कि भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ा रहे चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा किया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन सिवई ने दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस शहर को पहले हैशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस से एकतरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया गया था। चीन में जितने भी मीडिया संगठन हैं सभी सरकारी हैं। इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ही कुछ भी लिखते और बोलते हैं। ऐसी स्थिति में शेन सिवई का एक ट्वीट अहम हो जाता है। हाल के दिनों में रूस के साथ चीन के संबंधों में खटास आई है। रूस ने कुछ दिन पहले ही चीन की खुफिया एजेंसी के ऊपर पनडुब्बी से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल चुराने का आरोप लगाया था। इस मामले में रूस ने अपने एक नागरिक को गिरफ्तार भी किया था, जिस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। आरोपी रूस के सरकार में बड़े ओहदे पर था, जिसने इस फाइल को चीन को सौंपा था। उधर भारत और चीन के बीच हुए विवाद के बाद भारत चीन को आर्थिक झटके देने पर लगा हुआ है। पहले भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया और फिर चीन के आयात पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीमा शुल्क को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। उधर अब चीन माइंड गेम खेलने पर उतर आया है। वो हमेशा की तरह सैन्य स्तर की बातचीत कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान और नेपाल की मदद से भारत पर दबाव बढ़ाने की और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हालिया फैसलों से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत चीन के इस दिमागी खेल में फंसने वाला नहीं है और आगे भी चीन को आर्थिक झटके देता रहेगा। इन झटकों से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध बिगड़ने का चीन को भारत की तुलना में ज्यादा घाटा उठाना पड़ सकता है, जो चीन के लिए भारी हो सकता है। ईस्टर्न लद्दाख और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में सैनिक जमावड़ा बढ़ाने को लेकर भारत तनाव में नहीं है। इसे माइंड गेम के हिस्से के रूप में देख रहे चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने का सिलसिला भारत जारी रखेगा।
माना जा रहा है कि जल्द ही चीन से आयात होने वाली प्रमुख वस्तुओं पर सीमा शुल्क में भारी बढ़ोतरी करके भारत ड्रैगन को एक और आघात देगा। इसके अलावा तनातनी के बावजूद भारत ने अपनी ओर से शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक वार्ता के लिए पहल नहीं करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन की रणनीति पाकिस्तान, नेपाल सहित अन्य पड़ोसियों को साध कर भारत पर दबाव बनाने की है। यही कारण है कि सैन्य स्तर की बातचीत के दौरान भी चीन अपने पुराने रुख पर कायम है। हालांकि भारत ने भी चीन को आर्थिक झटका देकर उसके दुखती रख पर हाथ रख दिया है। निकट भविष्य में भी आर्थिक झटका देने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बिगड़ने पर चीन को भारत की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा घाटा उठाना होगा। इतना ही नहीं, LAC और LOC पर अक्टूबर में बर्फबारी और भयानक ठंड के बाद चीन और पाकिस्तान अपनी सेना की संख्या में कटौती के लिए मजबूर हो जाएंगे। वैसे चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने की रणनीति को भारत सफल मान रहा है। चीन में इस कदम पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, उससे भारत को लगता है कि तीर सही निशाने पर लगा है। यही कारण है कि भारत ने इस रणनीति पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। चीन हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ माइंड गेम खेलता रहा है। भारत मानता है कि पाकिस्तान को POK में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने, नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने जैसी चीन की रणनीति इसी माइंड गेम का हिस्सा है। लेकिन इस बार चीन अपने खेल में खुद फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भारत ने भी चीन की आर्थिक घेरेबंदी की है, वहीं सामरिक मोर्चे पर भी वो बराबर जवाब दे रहा है। इसके साथ ही दुनिया से भारत को मिल रहे समर्थन से भी चीन दबाव में है। अमेरिका का दक्षिण चीन सागर के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ाने, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारत को मिल रहे समर्थन के कारण चीन की स्थिति सहज नहीं है। डोकलाम विवाद के दौरान भी चीन ने इसी तरह का माइंड गेम्स का सहारा लेते हुए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की थी। हालांकि भारत ने अंत तक आक्रामक रुख जारी रखकर चीन को झुकने पर मजबूर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर चीन को सबक सिखाने के लिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर घेर चुका है, लेकिन अब उसने कूटनीतिक हथियार भी उठा लिए हैं। अब तक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुप्पी साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठाए और चीन को 2 टूक सुना दिया। चीन के द्वारा हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SAR के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी चिंता जताई है। भारत का कहना है कि हांगकांग में भारी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। साथ ही चीन के कदम से इस वैश्विक वित्तीय केंद्र के स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगी। भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये चीन पर भारत का एक बड़ा हमला है। चीन के खिलाफ अपनी आक्रामक कूटनीति को और धार देते हुए भारत ने पहली बार हांगकांग के हालात पर बयान दिया। जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में हिस्सा लेते हुए स्थायी भारतीय प्रतिनिधि ने हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि हांगकांग के हालात पर भारत की पैनी नजर है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। भारत ने यह बयान दुनिया में मानवाधिकार स्थिति पर हो रही चर्चा के दौरान दिया। भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर बोला है, क्योंकि उसने चीन का नाम नहीं लिया। भारत ने उम्मीद जताई है कि सभी संबंधित पक्ष गंभीरता से और सही तरीके से उचित कदम उठाएंगे। भारत ने यह बयान चीन की संसद में हांगकांग को लेकर उस विधेयक के पारित होने के बाद दिया है, जिस पर ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देश और अमेरिका चिंता जता रहे हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद माना जा रहा है कि हांगकांग अब चीन के दूसरे राज्यों की तरह ही होगा और वहां के नागरिकों को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत ने अपने बयान से ये जता दिया है कि वो द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर अब किसी भी तरह के लिहाज के मूड में नहीं है। हांगकांग चीन के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यही वजह है कि भारत अब तक तनाव होने के बावजूद इस पर टिप्पणी करने से परहेज करता रहा है। लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए सैन्य झड़प के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब भारत मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को घेरने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हांगकांग में पिछले 1 साल से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं। अभी तक भारत हांगकांग पर इसलिए भी चुप्पी साधे रहता था कि कहीं चीन कश्मीर मुद्दे को हवा न दे, लेकिन चीन जिस तरह से अक्सर कश्मीर पर बयानबाजी करता है, उसे देखते हुए भारत का ये डर खत्म हो गया है और अब भारत लगातार अपने तरकश के तमाम कूटनीतिक तीर आजमाने लगा है। इसी के तहत ये कदम भी देखा जा रहा है। उधर सीमा पर भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों को हेकड़ी दिखा रहे चीन को अब दोहरी मार पड़नी शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाया,
एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर वो पहले से ही एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है पूरी दुनिया की तरफ से। अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी के आगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेबस नजर आ रहे हैं। चीन को सबक सिखाने के भारतीय प्लान पर अमल शुरू हो चुका है। चीनी सामान के बहिष्कार की इस योजना में भारत को अब अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। अब एक तरफ अमेरिका अपने यहाँ चीनी सामान के इस्तेमाल नहीं करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत में निवेश भी बढ़ाने की शुरुआत कर रहा है। हालांकि अमेरिका के इस कदम पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत सालों से ये चाह रहा था कि किसी तरह से उसे भारत के खासकर अक्साई चीन इलाके में एक ऐसा बेस मिल जाए जहां पर वो अपने सैनिकों को तैनात कर सके और ताकि वो पूरे एशिया पर उससे नज़र रख सके। ऐसे में अमेरिका के इस कदम को दोस्ती का कदम माना जाए या उसके स्वार्थ का, ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका कोई भी काम अपने स्वार्थ के हितों की रक्षा करते हुए ही करता है, ये इतिहास बताता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अमेरिका के इस कदम से उत्साहित जरूर है, क्योंकि इस वक्त भारत को हर एक सहयोग की जरूरत है, अब चाहे वो सहयोग स्वार्थ के वश ही क्यों न मिल रहा हो। देखिए रिपोर्ट। चीन की कंपनियों के बहिष्कार के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूपी के ग्रेटर नोएडा में बड़ा कैंपस बनाने वाली है। इसमें 4000 के करीब कर्मचारी होंगे। यूपी सरकार ने उम्मीद जताई है कि वक्त के साथ इनकी संख्या में भी और इजाफा होगा। चीन के बायकॉट के बीच इस कदम को अमेरिकी कंपनियों के लिए मौके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की तरह अमेरिका भी चीन के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर चुका है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनियों को उपकरण खरीदने को लेकर मिलने वाले 8.3 अरब डॉलर के फंड को भी ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। कहा गया कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के उपकरणों को हटाना होगा। उधर 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन से पहले भी भारत ने चीनी कंपनियों के अलग अलग प्रोजेक्ट रद्द किए थे। इसमें BSNL, MTNL, महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के प्रोजेक्ट शामिल थे। अब देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के ठेकों और MSME सेक्टर के कामकाज से भी चीनी कंपनियों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच अमेरिका ने भी एक बार फिर चीन पर पड़ोसियों को धमकाने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केली मैकमेनी ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि चीन न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों के खिलाफ भी आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है। ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के असली चेहरे का सबूत है। 59 चीनी एप्लीकेशन पर बैन को अमेरिका ने सराहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत ने ये कदम अपनी हिफाजत के लिए उठाया और ये उसका हक है। भारत अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं कर सकता। अमेरिकी कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने कहा कि चीन ने पिछले महीने भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा की। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसने ये बात दुनिया से छिपाई। चीन कोरोना महामारी से परेशान देशों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके असली चेहरे को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश के कानून मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले को डिजिटल स्ट्राइक बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कोई बुरी नजर डालेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वर्चुअल रैली के जरिए बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 15 जून को गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए तो चीन के दोगुने सैनिक मारे गए हैं। चीन ने मारे गए सैनिकों की संख्या अभी तक नहीं बताई है। केंद्रीय मंत्री ने उरी और पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई को याद करते हुए कहा कि चीन की हरकतों से ये समझना चाहिए कि चीन किसी भी तरह से भारत से बौखलाया हुआ है। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी तो इसके मायने हैं। हमारी सरकार कर दिखाने की इच्छा शक्ति रखती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 100 दिन सरकार चलाने के बाद अपने कैबिनेट का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई। इन 28 मंत्रियों की लिस्ट पर एक बात गौर करने वाली थी
और वो ये है कि इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास लोगों को ज्यादा जगह नहीं मिली है। लिस्ट में ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखा। 28 मंत्रियों की सूची में केवल कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जिन्हें शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। 28 मंत्रियों में करीब 12 सिंधिया समर्थक हैं। गौरतलब है कि कल ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मंथन के बाद विष जो निकलता है उसे शिव ही पीते हैं और अमृत बांट दिया जाता है। आज की लिस्ट देखकर ये साफ हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपमान का घूंट पिया है। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे कि शिवराज सिंह चौहान की पकड़ सत्ता पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कुछ इस तरह की दी गई है ताकि वो मुख्यमंत्री तो रहें पर ताकतवर न हो। इसके पीछे की एक और बड़ी पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखें। मंत्रिमंडल को लेकर हुए महामंथन में किसे अमृत मिला और किसने विष पिया, इसकी पूरी झलक दिखाई पड़ी। जिन 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास लोगों को जगह नहीं मिली। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैबिनेट विस्तार में दबदबा दिखा। पूरी लिस्ट में केवल 4 से 5 चेहरे ही ऐसे हैं जिन्हें शिवराज सिंह का करीबी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। सब साथ है दिल से। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। चूंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है और जिन परिस्थितियों में बना है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए उसमें मुझे अभी कोई कमेंट्स नहीं करना है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय सिंधिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद, मंथन करने के बाद अगर कुछ काम किया है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। सीएम शिवराज ने कहा था कि समुद्र मंथन से जो विष निकलता है उसे भगवान शंकर ही पीते हैं। अमृत तो सभी में बट जाता है। उनके इस बयान से पहले ही जाहिर हो गया था कि कैबिनेट लिस्ट में उनके लोगों को जगह नहीं मिल पाई है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज की नहीं चली और उन्हें ही विष पीना पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के करीबी कैबिनेट में जगह बनाने में सफल रहे हैं। ये किसी की टीम नहीं है, ये जनता की टीम है। ये सरकार के मंत्री नहीं है, ये है जनता के सेवक। और उसी भावना के साथ हम लोग जनता के विकास और प्रगति के लिए जूझेंगे। जो अन्याय और जो झूठ और फरेब पिछली 15 महीने की सरकार ने की थी, उसका केवल पर्दाफाश नहीं करेंगे, लेकिन जनसेवा को अंततः तक हम लोग पहुंचाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। यशस्वी मुख्यमंत्री ने आज हम नवगठित मंत्रिमंडल में हम सबको मौका दिया है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, चूंकि अब लॉकडाउन से अनलॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे में विकास की बहुत संभावना है। हम सब मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल रहे हैं। इन 28 मंत्रियों में से 12 सिंधिया समर्थक बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कैबिनेट में सिर्फ 6 मंत्री ही शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा इसलिए भी दिखाई पड़ा क्योंकि आने वाले वक्त में ग्वालियर चंबल इलाके में उपचुनाव होने वाले हैं। ये वही इलाका है जहां से सिंधिया के समर्थन में विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में इन्हें नाराज करने का जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती थी क्योंकि उपचुनाव में ही सरकार की किस्मत का फैसला होना है। कैबिनेट विस्तार को लेकर अगर सिंधिया नाराज होते तो इसका असर उपचुनाव पर भी दिखता क्योंकि ये इलाका उनका गढ़ माना जाता है। हालांकि बीजेपी के सामने अभी और भी चुनौतियां हैं। चंबल ग्वालियर संभाग में उसे जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, वहीं बीजेपी के नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मनाना हो गया क्योंकि इतना तो तय है कि उपचुनाव में उन्हें ही टिकट मिलेगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ
कांग्रेस छोड़कर आए हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के बढ़ते कद को जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें एक ऐसा राजा बनाया गया है कि जिसके सर पर ताज तो है लेकिन मंत्री उसके मनमाफिक नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि अब ऐसे में ये ताज कांटों का ताज बन जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सियासत के पीछे खेल क्या है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में किस दल का, किस नेता का भविष्य किस ओर है, आपको अगर ये देखना है तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखें। बीजेपी आने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल का रण जीतने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम करने में जुटी है। उसे पता है कि अंचल में अगर जीत दर्ज करना है तो सिंधिया समर्थक नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी के मूल कैडर के बीच सामंजस्य बिठाना जरूरी है। यही कारण है कि यहाँ शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेताओं को खास तवज्जो दी गई, तो वहीं नाराज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद भी लगातार जारी है। सीएम शिवराज के बाद कैबिनेट का सबसे सशक्त चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेताओं से मुलाकात की, पार्टी कैडर को भी मनाया और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। उसके बाद बीजेपी ने अब विधानसभा प्रभारियों को ये दायित्व सौंपा है कि वो पार्टी के तमाम नाराज कार्यकर्ताओं के घर जाकर बैठक करें और उन्हें समझाएं कि सिंधिया समर्थक भी अब बीजेपी के साथ मिलकर ही काम करेंगे। कोई न कोई कभी कभी सभी का समावेश नहीं हो पाता, पर हम सबको धैर्य रखना होगा। और मुझे विश्वास है कि भाजपा के अंदर जो एक परिवार की भावना है और सभी को सम्मानजनक दृष्टिकोण से सुशोभित किया जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग एक साथ मिलकर इस पार्टी को नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। नाराज बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं को मनाने और सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की है और शिवराज को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए यहाँ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। ऐसे में बीजेपी के पुराने दिग्गजों के बजाय नए चेहरे और खासकर सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाकर राजनीतिक समीकरण साधने का दाव बीजेपी ने चल दिया है। सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग अब बीजेपी का नया गढ़ बन गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता पहले से ही थे और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। उपचुनाव के कारण बीजेपी का खास फोकस इसी इलाके पर होगा। यहाँ होने वाली हार जीत से सरकार के भाग्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश कैबिनेट पर इस वक्त यदि हम नजर डालें तो शिवराज सिंह सरकार में अब 41% पूर्व कांग्रेसी हैं और 28 नए मंत्रियों में 4 से 6 शिवराज की टीम से हैं, जबकि 10 से 12 मंत्री सिंधिया खेमे से हैं। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस क्षेत्र में सिंधिया की मजबूत पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिंधिया का जो इतिहास देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सिंधिया ने वही किया जो उनके जो कहते हैं लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि पहले भी ऐसा ही वो कर चुके हैं। वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हालांकि इस वक्त सिंधिया का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कहा जाता है कि एक माहिर राजनीतिक खिलाड़ी हैं, आने वाले दिनों में सत्ता पर कैसे अपनी पकड़ मजबूत वो बनाए, इसके लिए वो पूरी कवायद करेंगे। यानी कि अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, ये कहानी कही जा सकती है, यहाँ पर ये कहावत कही जा सकती है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो इस क्षेत्र से अभी 8 नेता मंत्री बनाए गए हैं जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की नज़र इसी पर है। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार अब चलती कैसे है, जहाँ राजा कोई और है और सत्ता किसी और के हाथ में है। कुल मिलाकर एक सवाल यहाँ पर और भी उठा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और बीजेपी हमेशा कहती आई है कि कांग्रेस मुक्त भारत वो करके रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को यदि देखें तो वो एक कांग्रेस, पूर्व कांग्रेस आप कह सकते हैं, पूर्व कांग्रेस युक्त सरकार ये हो गई है। अब इसके अपने असर हैं
अपना मायने इसका निकाला जा सकता है। अब चलिए हम आपको उस खबर की ओर लिए चलते हैं जो इस वक्त हर एक दिमाग में चिंता के रूप में छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू तो हो गया है, लेकिन आंकड़ों की यदि बात करें तो आंकड़े डरा रहे हैं। आंकड़ों पर हम भी नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ उम्मीदों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की है उस प्लाज्मा बैंक की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। उधर दिल्ली से लगे नोएडा में प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर दिन 4000 टेस्ट करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख से ऊपर पहुंच गई है और ये आशंका जताई गई है कि जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिल्ली की यदि हम बात करें तो जुलाई के अंत तक दिल्ली में ही केवल 6 लाख मरीज हो जाएंगे और यदि मृतकों के आंकड़े की हम बात करें तो ये अब 18,000 से ऊपर है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। संक्रमितों और ठीक होने वालों में अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। देश में रिकवरी रेट हर दिन बेहतर हो रहा है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का कहना है। यानी कि तमाम नाउमीदी के बीच उम्मीदों की किरणें भी जगमगा रही हैं। कोरोना वायरस से लड़ रही दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खुल गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीजों से ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। दिल्ली सीएम ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक प्लाज्मा मददगार साबित हो सकता है। प्लाज्मा डोनेट करने का इच्छुक व्यक्ति 1031 नंबर पर फोन करके अपनी जानकारी दे सकता है। आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बता सकते हैं 1031, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 8800007722। प्लाज्मा दान करने की कुछ शर्तें हैं। इसके मुताबिक वही शख्स प्लाज्मा दान कर सकता है जो कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हो, व्यक्ति को ठीक हुए कम से कम 14 दिन बीत गए हों और डोनर की उम्र 18 से 60 साल के बीच हो। उधर दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए हर दिन 4000 लोगों की जांच करने का फैसला किया गया है। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक रोजाना 4000 लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए जिले में 40 टीमें बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इन सबके बीच 24 घंटे में देश भर में 19,684 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,05,068 पहुंच गई। वायरस के कारण 17,837 लोगों की मौत हो चुकी है। सकारात्मक पहलू ये है कि अब तक 3,59,671 लोग कोरोना से लड़ाई जीतकर ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर तबलीगी जमात की गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के कारण ब्लैकलिस्ट किए गए विदेशी नागरिक फिलहाल अपने देश नहीं जा पाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों की स्वदेश वापसी तब तक नहीं होगी जब तक उनके खिलाफ भारत में किसी भी राज्य में दर्ज आपराधिक मुकदमे की सुनवाई भारत की अदालतों में पूरी नहीं हो जाती। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें वापस भेजना केंद्र पर निर्भर है। इस मामले में केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जिस पर कानून के मुताबिक सरकार कदम उठा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है। इस बीच सरकार उन्हें उनके बारे में जारी आदेश की कॉपी दे देगी। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना को लेकर भारत सरकार के दिशा निर्देशों और राज्य सरकारों और पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने पर हजारों जमाती के खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई अदालतों में होनी बाकी है। केंद्र सरकार ने हजारों जमाती को ब्लैकलिस्ट कर उनके वीजा रद्द कर दिए थे। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विदेशी जमाती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उधर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अखिल भारतीय स्तर पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण 29 जुलाई से शुरू होने वाली CA परीक्षा आयोजित करने में
कठिनाइयां आ रही हैं। ICAI की ओर से कहा गया है कि जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए परीक्षा केंद्रों से संपर्क करने के लिए समय चाहिए। साथ में 10 जुलाई तक ऑप्ट आउट योजना को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई स्थगित करने की मांग भी की गई है। इसके बाद पीठ ने स्थगन को मंजूरी दे दी है। पीठ ऑप्ट आउट स्कीम को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होने वाली मई 2020 चक्र की चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा के लिए और केंद्रों की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को जोर देकर कहा था कि ICAI को कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होने वाली CA परीक्षाओं के लिए ऑप्ट आउट योजना के साथ लचीला होना चाहिए। उधर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने कहा है कि संथानकुलम हिरासत मौतों का महत्व इसकी आपराधिक जांच से अधिक व्यापक है। अदालत ने कहा है कि कुछ बड़े सवाल थे जो उस मामले से उत्पन्न हुए जिसमें जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की हिरासत में मौत हुई। दोनों को 19 जून को संथानकुलम पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और बाद में हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण और कामकाज और इसमें पैदा हो रहे मानसिक तनाव के स्तर के बारे में विस्तृत विवरण के मद्देनजर ये जरूरी है कि पुलिस कर्मियों की मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जारी रखे जाएं। और पहली बार केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र में का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। इसका मकसद यात्रियों को ज्यादा सुविधा देना और अधिक सुरक्षा मुहैया कराना है। इंडियन रेलवे के रेल नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए उठाया जाने वाला ये बड़ा कदम है। वैसे पिछले साल IRCTC ने लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी शुरुआत की थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा कि सरकार ने 5% ट्रेनों के निजीकरण का फैसला किया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेनें रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों से उनकी जीवन रेखा तक छीन लेना चाहती है और इसके परिणाम गंभीर होंगे। मोदी सरकार ने रेलवे के निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इस कड़ी में भारतीय रेलवे ने 109 रूट के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में प्राइवेट कंपनियों की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश की बड़ी पहल है। रेलवे के मुताबिक इस कदम के पीछे मकसद भारतीय रेल में रखरखाव की कम लागत, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है। पिछले साल IRCTC ने देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। रेलवे के निजीकरण का सरकार का फैसला राहुल गांधी को रास नहीं आया और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। मोदी सरकार की ओर से काफी वक्त से इस पर विचार किया जा रहा था। अब जाकर रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ मांगा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। हर ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और इनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। सभी ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। जिन कंपनियों को मौका मिलेगा उन्हें वित्त, खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार सभी ट्रेनें एकदम सही वक्त पर पहुंची हैं। रिकॉर्ड कल यानी 1 जुलाई को बना, जब सभी ट्रेनें समय सारणी का पालन करते हुए तय वक्त पर अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंची, यानी कि 100% समय का पालन किया गया। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ट्रेनें समय पर चल रही हैं। इससे पहले 23 जून को 99.5
4% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही थी। इस दिन एक ट्रेन लेट हो गई थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ट्रेनें फास्ट लेन में चल रही हैं और सेवाओं में सुधार हो रहा है। 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई। खबरों के मुताबिक भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी ट्रेन लेट नहीं हुई है। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। आज ही के दिन यानी कि 2 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद वो और भी सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। नेताजी ने बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन किया। उन्होंने कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और इस विरोध प्रदर्शन के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देते हुए नेताजी बच निकले और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी चले गए थे। और जब भी स्टीम इंजन की बात आती है तो जो नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो है जेम्स वॉट का। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो थॉमस सेवरी थे जिन्होंने पहले आधुनिक स्टीम इंजन का प्रारूप तैयार किया था। सेवरी पहले व्यक्ति थे जिसने व्यावसायिक उपयोग का एक भाप इंजन बनाया, जिसका उपयोग खदानों में और कुओं में से पानी निकालने में हुआ। 2 जुलाई 1698 को उन्हें स्टीम इंजन का पेटेंट मिला था।